हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, रामबाण सीरीज का आज हमारा छठा लेक्चर होगा और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं। और इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने आप में से वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन 5 पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिए। वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आसपास में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी काम आएंगे। किसी भी तरह का वनडे एग्ज़ाम, उन सब में वो क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे। आप उन सीरीज को 1 से लेकर 5 तक जरूर देखिए। उसके बाद इस छठी सीरीज को आप देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसका उद्गम स्थल भी बताइए। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपसे यहाँ पूछ रहा है कि गोदावरी का उद्गम स्थान बताना है। तो ध्यान रखिए, गोदावरी का उद्गम स्थल यानी गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ नासिक में हैं। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पिछले वीडियोस में, जो पिछली रामायण सीरीज के लेक्चर थे, उसमें हम लोगों ने नासिक के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी, वो आपको ध्यान रखनी है। नासिक को भारत की अंगूर राजधानी कहा जाता है। ठीक, भारत की अंगूर राजधानी किसे कहा जाता है? नासिक को। भारत की अंगूर राजधानी, अंगूर की राजधानी नासिक को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नासिक उन 4 स्थानों में से है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। ठीक, कौन कौन सी नदी के तट पर लगता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जब ये हरिद्वार में होता है तो ये गंगा नदी के तट पर होता है। इन बातों को नोट करते जाएँ आप। जब ये हरिद्वार में होता है तो गंगा नदी के तट पर होता है। इसके अलावा जब ये प्रयागराज में होता है तो गंगा यमुना के संगम पर होता है। और जब ये नासिक में लगता है तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और जब ये उज्जैन में होता है तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ये आपको चारों नदियाँ याद रखनी है। और इसके अलावा जो 4 जगह हैं भारत में जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है वो याद रखना है। ध्यान रखिएगा, कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। हालांकि अब अर्धकुंभ और कुंभ का नाम बदल दिया है। अर्धकुंभ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कुंभ। और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ। तो महाकुंभ अब 12 सालों में लगता है और कुंभ हर 6 साल में लगता है। ठीक है, अगला सवाल है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान रखिए, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है बिल्कुल। मैं आपको इसको बड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारी अर्थ है। ठीक, और ये बिल्कुल बीचों बीच में से जो रेखा जाती है इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, और ये है विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा पर ध्यान रखिएगा, जी का मान सबसे कम होता है। जी कैसा होता है? मिनिमम। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम। ठीक, तो आपसे पूछे स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर न्यूनतम है पृथ्वी पर? आप कहेंगे विषुवत रेखा पर न्यूनतम है और ध्रुवों पर अधिकतम है। अब आप मुझे बताइए, सवाल क्या कह रहा है कि अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? आप मुझे बताओ। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने का मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हो, तो बताइए जी का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? जी का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? बताइए। तो जी का मान बढ़ रहा है, आपको ध्यान रखना है। जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो जी के मान में वृद्धि होती है, और अगर आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आओगे तो जी के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखें। इस चित्र के माध्यम से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हालांकि ये वेरी करता है, ध्रुवों पर इसका मान अलग होगा और विषुवत रेखा पर इसका मान अलग होगा, क्योंकि घटते बढ़ते मान रहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का आयन देने वाले को अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो देता है उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है,
ठीक। तो ये जलीय विलयन में क्या देगा, तो H+, ठीक, H+ और Cl-, तो H+ देगा, तो हाइड्रोजन आयन देगा तो अम्ल है। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन देगा यानी OH- देगा तो ये क्या होगा, क्षार होगा। तो ये क्या होगा, क्षार होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ है, नींबू का pH मान कितना होता है। तो ध्यान रखिए, नींबू का pH मान 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2। नींबू का pH कितना है, 2.2। और ये pH निकाला जाता है pH स्केल से, है ना, pH स्केल। तो देखिए pH स्केल क्या है, पहले तो ये समझ लें। यहीं पर देखते हैं pH स्केल। ये देखिए, ये एक स्केल है इस तरह का, जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं और बीच में एक अंक होता है जिसे हम कहते हैं 7। ठीक है, बीच में कौन सा है, 7। ध्यान क्या रखना है, 7 से कम जो भी होगा, यानी pH का मान अगर 7 से कम होगा, ठीक, इसके यहाँ पर जितने आपको यहाँ पर मान दिखेंगे, तो ये उतना ही अम्लीय होगा। जितना कम होगा उतना ही अम्लीय होगा। यानी pH अगर <7 आ रहा है किसी पदार्थ का तो वो क्या है, अम्लीय है। और pH अगर <7 आ रहा है तो वो क्या है, क्षारीय है। और अगर pH = 7 आ रहा है तो वो क्या है, उदासीन है। ठीक, अब देखो अम्ल से शुरू करते हैं ना। जो 0 जिसका मान होगा pH, तो इसका मतलब सबसे प्रबल अम्ल होगा। अब मान बढ़ता जाएगा। अब एक मान आ गया 1, फिर आ गया 2, इस तरह 3, 4, 5, 6 करते करते 7 तक आ गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी पदार्थ का मान लेते हैं pH 1 है और एक पदार्थ है उसका pH 2 है, तो कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसका pH मान कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, pH मान कम होगा वो ज़्यादा, तो कौन सा ज़्यादा अम्लीय होगा, ये ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ज़्यादा अम्लीय होगा, ये इसकी तुलना में कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो चलिए इसको चीज़ को ध्यान रखना। तो 7 से कम है अगर pH तो क्या होगा, अम्लीय। अब क्षारीय की बात कर लेते हैं। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से मान होंगे। जिसका pH <7 होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन ध्यान रखना है, pH एक पदार्थ का 9 है और एक पदार्थ का pH 10 है। तो अब आपसे पूछें बताओ कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, तो आप कहेंगे कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, इसमें जिसका pH ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, जिसका pH ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। और यहाँ पर 7 वाले में क्या देखेंगे, 7 से कम वाले में जिसका pH कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा यहीं से, अगर आपको किसी पदार्थ का pH दे दे, ठीक है, कह दे भाई pH है इस पदार्थ का 3, और आपसे कहे अब इस पदार्थ का pOH बताओ, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन देगा वो अम्ल होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा OH- देगा वो क्या होगा, क्षार होगा। आपसे कहे किसी पदार्थ का pH है 3, उसका pOH कितना होगा, तो एक सूत्र ध्यान रखना है, pH + pOH = 14। अब आप बताइए किसी पदार्थ का pH 3 है तो pOH कितना होगा, तो 3 + pOH = 14। तो pOH कितना हो गया, 14 - 3 = 11। तो बताओ pOH कितना आ गया, 11 आ गया। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 50 सदस्य का समर्थन। ठीक, जब इनका समर्थन होगा तब ये प्रस्ताव लाया जाएगा। अब इसको स्वीकार करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, तब इस पर वोटिंग करवाई जाएगी। ठीक है, और साधारण बहुमत से अगर ये पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। क्या अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कहीं संविधान में है, नहीं। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है, ये लोकसभा के नियमों में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो ये इनका नाम है आमू हाजी। क्या नाम था, इन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा है तो कोई बात नहीं,
आप लोग ना देखें, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें उस वीडियो को, आपको उसमें नॉलेज भी और ज़्यादा मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, नाम है आमू हाजी, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ईरान के। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, कहाँ के रहने वाले थे? आप कहेंगे ईरान के। अगला, ऐहोल अभिलेख किस शासक के द्वारा लिखवाया गया? तो ऐहोल अभिलेख लिखवाने वाले शासक का नाम था पुलकेशिन। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। और ये चालुक्य वंश के शासक हैं। कौन से वंश के? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? पुलकेशिन सेकंड। और ये चालुक्यों में भी कौन से चालुक्य हैं? वातापी के चालुक्य। चालुक्य 3 प्रकार के हैं, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। उसमें ये कौन से वाले हैं? वातापी के चालुक्य, ठीक। वातापी, इनकी राजधानी वातापी थी। वातापी को बादामी भी कहते हैं। और वर्तमान में अगर आपसे कहा जाए कि वातापी क्या, समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको, ध्यान रखिएगा, जो बीजापुर है वर्तमान में, बीजापुर कर्नाटक में, बीजापुर, उसी को वातापी कहा जाता था, ठीक है। तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। तो ऐहोल अभिलेख किस शासक द्वारा लिखवाया गया? पुलकेशिन सेकंड। लेकिन सवाल अगर ये पूछ दिया किसने लिखा, तो उस व्यक्ति का नाम है जिसने लिखा रवि कीर्ति। ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कवि था, दरबारी कवि रवि कीर्ति। तो लिखा किसने है? रवि कीर्ति। तो ये रवि कीर्ति द्वारा लिखित है। और इस अभिलेख में कालिदास का वर्णन किया गया है, इसमें कालिदास का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है। हर्षवर्धन को पराजित किया था, यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें उसने किसको पराजित किया? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन, इसमें क्या हुआ था? हर्षवर्धन हार गया था और पुलकेशिन सेकंड जीत गया था। और ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ये सवाल पूछा जा चुका है कि पुलकेशिन और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर हुआ। इसकी जानकारी कौन से अभिलेख में है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया? तो आप कहेंगे पुलकेशिन सेकंड ने। लिखा किसने? रवि कीर्ति ने, ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, रिवाइज करते रहिए। अगला, किस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है भारतवर्ष शब्द का हाथी गुम्फा अभिलेख में। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, और ये कहाँ है? ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। इसे कलिंग के नाम से भी जानते थे, इस क्षेत्र को कलिंग। आपने पढ़ा होगा कलिंग पर अशोक का आक्रमण। कमेंट बॉक्स में बताइए अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। कमेंट बॉक्स में बताना है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। सन बतानी है आपको, कब आक्रमण किया। अगला, जूनागढ़ का अभिलेख किस शासक ने लिखवाया? तो जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया था शक राजा, शकों का राजा था, शक राजा रुद्रदामन ने। शक राजा रुद्रदामन ने। और इस अभिलेख को उसने लिखवाया 150 ईस्वी में, 150 ईस्वी में। और ध्यान ये रखना है, ये संस्कृत में लिखा गया है। तो ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है, ठीक। विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है, ठीक है। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ का। और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है जूनागढ़, ठीक है। इसी जूनागढ़ के अभिलेख में सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है। तो सुदर्शन झील कहाँ है? सुदर्शन झील जूनागढ़, ठीक, गुजरात। किसने बनवाई थी सुदर्शन झील? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसके आदेश पर बनाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के। उसका एक सेनापति हुआ करता था गुजरात में, पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य हुआ करता था, पुष्यगुप्त नाम से उसने बनवाई थी। लेकिन किसके आदेश पर बनी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार इत्यादि कराया गया है। वो आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें उसको देखेंगे। मैंने उसको सम्मिलित किया है उसमें हम देखेंगे। अगला, बृहदेश्वर के मंदिर की बात यहाँ पर हो रही है। बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? तो पहली बात तो आप ये जानिए, बृहदेश्वर का मंदिर है कहाँ? तो बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। तमिलनाडु के तंजौर के पास, ठीक, तंजौर के समीप है, तंजौर, ठीक है, तंजौर के समीप। और अगली बात है किसने बनवाया? तो इसको बनवाया था राज प्रथम ने। चोल वंश के शासक हैं राज चोल प्रथम, इनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया। इसीलिए इस मंदिर का एक और नाम है,
इस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर शैव मंदिर, यानी ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का। ठीक, भगवान शिव का। और चोल अपने मंदिर स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। चोलों से पहले पल्लव इस काम के लिए प्रसिद्ध हुए थे। पल्लव भी मंदिर बनवाने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पल्लवों ने भी बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। उनमें एक विशेष मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर आप कह सकते हैं, कांची का कैलाश मंदिर। ठीक, कांची का कैलाश मंदिर बहुत ही फेमस है। इसके अलावा पल्लवों की जो स्थापत्य कला है वो भी बड़ी फेमस रही। ठीक है, उसमें 4 शासक हुए। उन 4 शासकों ने अपने अपने नाम पर जैसे अलग अलग शैलियों का विकास किया, जैसे मामल्य शैली, हालांकि हम डिस्कस करेंगे बाद में उसको, जैसे मामल्य शैली, राजसिंह शैली, अपराजित शैली, ठीक, नरसिंह शैली, सारी शैलियाँ हैं ये पल्लवों की। लेकिन हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं अभी? चोलों की। ठीक है, चोलों की। पल्लवों के बाद आते हैं चोल। अगला, काकतीय वंश का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है, काकतीय वंश का संबंध वर्तमान के तेलंगाना राज्य से है। इसी तेलंगाना राज्य से काकतीय वंश के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, काकतीय वंश। और इस काकतीय वंश पर हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय यहाँ का शासक काकतीय वंश का था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, और जीत लिया था उसने, काकतीय वंश को हरा दिया था, प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया था। और यहाँ पर अधिकार तो नहीं किया, हालांकि वो चला गया, लेकिन तब भी हराया था। कहाँ से संबंध है? तेलंगाना से। अगला, हैदराबाद की स्थापना कब और किसने की? तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में हुई है और यह स्थापना की है चिनकिलिच खां ने। किसने की है? चिनकिलिच खां ने। और चिनकिलिच खां को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? निज़ामुल मुल्क। इसको निज़ाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं। और ये वही निज़ामुल मुल्क है जिसको बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था। ठीक, बाजीराव बरसी दिन में युद्ध हुआ, बाजीराव जीते थे और निजामुल मुल्क हार गया था। ठीक है, तो इस युद्ध का, इस समय एक युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम था सकरखेड़ा का युद्ध। तो सकरखेड़ा का युद्ध किससे संबंधित है? बाजीराव से और मराठों से और निजाम से। बाजीराव मराठा ही थे, पेशवा थे। ठीक है, पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। और जिस समय अधिकार किया उस समय पुर्तगालियों का वायसराय था अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन था वायसराय? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क वायसराय था। इसके अलावा गोवा को राजधानी कब बनाया? तो आपको ध्यान रखना है, गोवा को राजधानी बनाया पुर्तगालियों ने, या अपना मुख्यालय बनाया 1530 में। कब बनाया? 1530 में। 1530 में। और जिस समय राजधानी बनाया उस समय कौन था वायसराय पुर्तगालियों का? तो ये भी ध्यान रखना है, इसका नाम था नूनो द कूना। क्या नाम था? नूनो द कूना। ठीक, ये समय वायसराय था। अगला, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इनका नाम है, पहले ही वायसराय थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। और इस पॉलिसी का उद्देश्य था भारत में अरब सागर से अरबी मुस्लिम व्यापारियों के व्यापार को ख़त्म कर देना। ठीक है, उनका एकाधिकार जो बना हुआ था अरबी मुस्लिम व्यापारियों का, उसको समाप्त करना और पुर्तगाल की सत्ता वहाँ पर स्थापित करना। पुर्तगालियों की नौसेना बहुत मजबूत थी, इसी कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगालियों को क्या कहा जाता है? समुद्र का स्वामी। ठीक है, समुद्र का स्वामी। ठीक है, अगला, ये कुछ स्थापत्य दिए हैं और आपको यहाँ पर शासक दिए हैं, शासक लिखने हैं, मतलब किसके समय में ये बना, किसने ये बनवाया। तो आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से ही लिख दिया, दोनों को साथ। अगर दिल्ली का किला पूछेगा जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस वाले दिन तिरंगा फहराया जाता है, वो दिल्ली का लाल किला है, वो शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा का लाल किला अकबर ने, शाहजहां ने। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वो हम समझ लेते हैं। तख्ते ताउस इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा नहीं जाएगा लेकिन इससे जुड़े सवाल हैं। देखिए, तख्ते ताउस किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो बताइए, तख्ते ताउस पर बैठने वाला पहला शासक कौन होगा? तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला पहला शासक होगा, पहला मुगल शासक, जिसका नाम है शाहजहां। जो बनवाएगा वही बैठेगा। दूसरी बात, आपसे पूछेगा तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो अंतिम मुगल बादशाह जो तख्ते ताउस पर बैठा उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, ये तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। कारण सुनिए क्या, ये 1719
से लेकर 1748 तक शासक रहा। कब से कब तक? 1719 से 1748 तक। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 1719 से 1748 तक इसने शासन किया, ये ध्यान रखना। अब इसके समय में 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? नादिर शाह का। ठीक, नादिर शाह का आक्रमण। और नादिर शाह कहाँ का है? ईरान का। ईरान का। और इस नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो नादिर शाह को कहते हैं। और 1739 में दिल्ली पर हमला करता है। और उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला। जब ये दिल्ली में आता है, नादिर शाह हमला जब करता है, तो देखिए यहाँ से लूट कर क्या क्या ले जाता है। पहला, ये कोहिनूर का हीरा ले जाता है, कोह-ए-नूर का हीरा। ठीक, कोहिनूर का हीरा। दूसरा, ये तख्ते ताउस ले जाता है, यहाँ से तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था, और 30 करोड़ रुपए लूट कर ले जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से ले गया। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ ले गया, लेकिन ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपसे सवाल पूछें तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन, तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसा क्यों? क्योंकि नादिर शाह इसके समय में दिल्ली आता है, 1739 में हमला करता है और तख्ते ताउस यहाँ से ले जाता है। ठीक, अगला है अलाई दरवाजा और हजार सितून महल। इन दोनों का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों का आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा भी इसी ने बनवाया और हजार सितून महल भी इसी ने बनवाया। सितून का मतलब होता है खंबा। सितून फारसी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब क्या है? खंबा। हजार खंबों वाला महल। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक संरचना और बनवाई है, सीरी फोर्ट। सीरी का किला, सीरी फोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, हजार सितून महल भी कहाँ है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा भी कहाँ है? दिल्ली में। आगरा का लाल किला आगरा में, दिल्ली का लाल किला दिल्ली में। तख्ते ताउस भी कहाँ था? दिल्ली के लाल किले में। अलाई दरवाजा दिल्ली में, हजार सितून महल दिल्ली में। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये बनवाया था इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में। इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, बेटे का नाम नसीरुद्दीन महमूद, उसकी याद में बनवाया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और भारत में, लिख लीजिएगा इस बात को, ये भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा है। भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा कौन सा है? तो ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में बनवाया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला, और कहाँ ये? दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दिल्ली में। अगला है एतमादुद्दौला का मकबरा। ये है आगरा में और इसको बनवाया था एतमादुद्दौला की बेटी ने, और बेटी का नाम था नूरजहां। और ये नूरजहां किसकी पत्नी है? जहांगीर की। किसकी पत्नी है? जहांगीर की। ठीक है, जहांगीर के समय में जहांगीर शराब ज़्यादा पीता था। ठीक है, जहांगीर के समय में शासन का जो बागडोर थी, शासन की बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई थी। नूरजहां बड़ी पावरफुल महिला रही अपने टाइम की, बस शासिका नहीं बनी, बाकी शासन जहांगीर के टाइम पर इसने ही चलाया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नूरजहां ने ही अपने पिता के लिए एक मकबरा बनवाया था, इसको एतमादुद्दौला का मकबरा कहते हैं। और इस एतमादुद्दौला का, इसके पिता का असली नाम था गियास बेग। क्या नाम था? गियास बेग। मिर्जा गियास बेग भी कहते हैं, गियास बेग, ध्यान रखिएगा, गियास बेग। और गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला कहाँ है लेकिन एतमादुद्दौला का मकबरा? आगरा में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और ये संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, अगला, दीन पनाह नगर का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। इसकी स्थापना हुमायूं ने की थी दिल्ली में। कहाँ है दीन पनाह नगर? दिल्ली में। हुमायूं ने स्थापना की दीन पनाह नगर की। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कहाँ है? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए किस शासक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस शासक को पील बख्श के नाम से जानते हैं, तो पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार की अगर बात करें, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु के नाम पर है। और गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इसके गुरु का नाम था और इस अपने गुरु के नाम पर इसने इसका नाम क्या रख दिया मीनार का, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, ये 72.5 मीटर ऊंची है। ठीक है, कितने मंजिला इमारत है ये, 5 मंजिला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, पहले ये 4 मंजिल थी और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि चौथी मंजिल बिजली गिरने की वजह से बर्बाद हो गई थी। ठीक है, वो टूट गई थी, तो टूटने के कारण उसकी मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाने के बाद उसके ऊपर चौथी के ऊपर एक 5वीं मंजिल और बनवा दी फिरोज शाह तुगलक ने। इस चीज़ को भी आप याद रखें। चलिए, ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन ना देखने के हैं, केवल ऐसा है नहीं, 15 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इनको सही से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, पीएच स्केल पढ़ाया था मैंने आपको। देखिए कहाँ गया, ये रहा पीएच स्केल। इसमें एक बात बताना मैं भूल गया, वो लिख लीजिए। आपसे पूछा जाए पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है, तो पीएच स्केल के आविष्कारक हैं सोरेनसन। क्या नाम है, सोरेनसन, लिख लीजिएगा। पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है, सोरेनसन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। हालांकि आगे हम कई आविष्कारक देखेंगे और आविष्कार देखेंगे, किसने किसका आविष्कार किया। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा देश बनेगा, तो ध्यान रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नाम और है, क्या नाम है इसका, ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के द्वारा खोला गया है। इसमें 8 सदस्य हैं, कितने, 8। अभी हाल ही में 9वां सदस्य बना है मिस्र। कौन सा, मिस्र। और मिस्र को ही आप क्या कहते हो अंग्रेजी में, इजिप्ट, EGYPT। ठीक है, इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। मिस्र 9वां सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का ही दूसरा नाम क्या है,
राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में अनुच्छेद
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं सीधा। सुप्रीम कोर्ट के पूरा वर्णन 124 से लेकर 137 में, सारा उल्लेख इसी में है, 124 से लेकर 147 में, 37 नहीं 47 में, ठीक है। ये अगला, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को की स्थापना 1905 में हुई। टिस्को क्या है? टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। टाटा, टी से टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ठीक। इसकी स्थापना 1905 में हुई टिस्को की। सगोली की संधि 1815 में हुई और 1816 में लागू हुई, ठीक। और सगोली की संधि किन किन के बीच में हुई? तो ध्यान रखना है, अंग्रेजों के बीच में और नेपालियों के बीच में, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में ये संधि हुई थी, सगोली की संधि। और इसी संधि के दौरान अंग्रेजों ने नेपालियों से उत्तराखंड ले लिया था, यानी कुमाऊं और गढ़वाल मंडल ले लिया था। जो कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र है वो किसके कब्जे में चला गया था? नेपालियों के। नेपालियों से किसने छीन लिया? अंग्रेजों ने 1815 में सगोली की संधि से। और ये संधि 1816 में लागू हो गई। तब से गढ़वाल और कुमाऊं यानी जो उत्तराखंड है वो हमारे ही पास है, ठीक है। एक वीडियो आया था उत्तराखंड वाला, वो आप उत्तराखंड स्पेशल का वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने कुमाऊं और गढ़वाल के जिलों की चर्चा की थी, ठीक है। अगला सवाल, 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन ध्यान रखना है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुआ था? चुनाव हुआ था पहली बार कांग्रेस में इस टाइम, तो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये पीटी के एग्जाम में भी सवाल आया था, ठीक है। अगला, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी? नटाल कांग्रेस। कब? 1894 में, ठीक है। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। अगला, धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाला पहला भारतीय नेता कौन था? तो इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी, ठीक, दादा भाई नौरोजी। देखिए इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, एक मिनट। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखिएगा। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, ठीक है, कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, ठीक, अध्यक्ष। दूसरा आपको क्या याद रखना है, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 3 बार। आज़ादी से पहले 1947 से पहले केवल 2 ही लोग ऐसे हुए जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। एक हुए दादा भाई नौरोजी और दूसरे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? 3 बार। कब कब बने? 1929 के लाहौर अधिवेशन में बने, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बने और 1937 के फैजपुर अधिवेशन में बने। 3 बार अध्यक्ष बने हैं पंडित नेहरू कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी भी कितनी बार बने? 3 बार। एक बार 1886 में, एक बार 1893 में लाहौर में और एक बार 1906 में फिर से कलकत्ता में, ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो पहली बार 1906
पूर्ण स्वराज की मांग की थी वो 1929 के अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में की थी पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई? नेहरू जी की अध्यक्षता में 1929। ये सवाल कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। 1929 के अधिवेशन को ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज, और 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग, ठीक है, ये किया गया था। चलिए अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब बंगाल विभाजन हुआ रखो 1905 में। कब लागू हुआ बंगाल विभाजन? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन 1905, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई तो आप कहेंगे 19-20 जुलाई। अगर 19 लिखा मिल जाए तो 19 लगाइएगा, 20 लिखा मिल जाए तो 20 जुलाई लगाइएगा। मैंने दोनों डेट लिख दी हैं, 19-20 जुलाई सन 1905 ये घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा। ठीक, अगली बात है बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और इस दिन को कांग्रेस ने बनाया था शोक दिवस के रूप में। ठीक, शोक दिवस किसने मनाया था? कांग्रेस ने। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको किस रूप में मनाया था? राखी दिवस, कि बंगाल जो विभाजन हुआ है तो विभाजन अंग्रेजों ने सीमा रेखा खींच दी है, लेकिन हम अपने आप को विभाजित नहीं मानते, तो एक दूसरे की तरफ वाले जैसे मान लीजिए बंगाल था इतना बड़ा, ठीक, एक बंगाल इधर चला गया और एक बंगाल इधर आ गया, ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधी, इधर वालों ने इधर वालों को, इधर वालों ने इधर वालों को, ठीक है, दिखाने के लिए कि हम एक हैं, कोई बाउंड्री हमको अलग नहीं कर सकती। राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक, RN टैगोर के कहने पर मनाया गया था, ये ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कर्जन। अगला, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। अगला, सती प्रथा का अंत 1829 में किस वायसराय के समय में हुआ? तो इनका नाम है विलियम बेंटिक। इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, विलियम बेंटिक। किसके प्रयासों से हुआ? तो ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन रॉय। पिछले वीडियोस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं हम। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। नहीं लिखा तो लिख लीजिए एक बार, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, चलिए अगला अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है कि बीबी का मकबरा किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया? तो इसका आंसर है औरंगजेब। इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा, औरंगजेब। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ? औरंगाबाद में। लेकिन ध्यान रखना, औरंगाबाद का नाम महाराष्ट्र सरकार ने चेंज कर दिया है, और ये पैट में सवाल आया भी था। तो औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? संभाजी नगर। क्या कर दिया है? संभाजी नगर। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? संभाजी नगर में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और इस बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल यानी बैड कॉपी, फूहड़ नकल, खराब बना हुआ है, एकदम गंदा सा, है ना। मतलब ताजमहल से कंपेयर, जैसे बिल्कुल संरचना ताजमहल जैसी है, लेकिन बिल्कुल देखने में पता लग जाएगा डुप्लीकेट ताजमहल है। ठीक है, तो ताजमहल का डुप्लीकेट कहते हैं इसको, या ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं बीबी के मकबरे को। और ये इसने अपनी बीबी की याद में बनवाया था, जिसका नाम था राबिया उद दुर्रानी। राबिया उद दुर्रानी, ये दुर्रानी वंश की थी, अफगानिस्तान के दुर्रानी वंश की। और ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के ही दुर्रानी वंश का एक और व्यक्ति था जो 1761 में, जिसने पानीपत के मैदान में तीसरी लड़ाई में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया 1761 में। उसका नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। वो भी कौन से वंश का था? दुर्रानी वंश का। और इसकी बीबी औरंगजेब की, वो भी कौन से वंश की थी? दुर्रानी वंश की। ठीक है, चलिए ये आज हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। अब अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आप इसका रिवीजन करते रहिए लगातार, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन सब इसमें मिक्स है। ठीक है, तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कम से कम आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, तो एग्जाम टाइम में आप उसको अपने क्लास के नोट्स के साथ साथ रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।